नमस्कार। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ क्या हो रहा है उस पर तो हमारी नजर है ही, और हम उसका जिक्र सिर्फ 1-2 मिनट में करेंगे। पर पहले हम माइग्रेंट्स की बात करना चाहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट माइग्रेंट इशू के बारे में उसने सुनवाई की और कुछ अंतरिम डायरेक्शंस भी सुप्रीम कोर्ट ने देश के सामने रखे हैं। और कहा जा सकता है कि ये शायद पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर हम देखें तो जब भारत की लड़ाई कोरोना वायरस की तरफ अगर हम नजर बढ़ाएं तो एक इलाका, एक जगह जहां शायद हम बहुत कुछ और कर सकते थे वो है माइग्रेंट्स को लेकर। हाँ, हमने लॉकडाउन बहुत जल्द किया है, हमने टेस्टिंग बढ़ाई है, पीपीईज पर बहुत काम हुआ है, कई इलाकों में भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। पर माइग्रेंट्स की जो समस्या है वो तस्वीरें एक तरह से हम लोग 2 महीने से देख रहे हैं, और बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं कि लोग सड़कों पर चल रहे हैं, किसी ना किसी तरह ट्रेन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, खाना नहीं है, पीने की सुविधा नहीं है। तो माइग्रेंट्स की जो समस्या है वो उनके लिए तो खराब है ही, पर अगर आप देश की तरफ भी देखें तो अगर हम मार्च में किसी तरह माइग्रेंट्स को घर तक पहुंचा सकते, टेस्टिंग करने के बाद, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद या क्वारंटीन के बाद, तो उस समय कोरोना वायरस के इतने सारे केसेस भारत में नहीं थे। तो हो सकता है कि उस समय अगर हम लोग ये कर लेते तो उतनी समस्या नहीं होती। अब इतने सारे लोगों घर जाने की कोशिश कर रहे हैं और अब कोरोना वायरस फैल भी चुका है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कई राज्यों में कोरोना वायरस फैल चुका है। तो अब जब माइग्रेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो कोरोना वायरस को लेकर अपने साथ ले जा सकते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई निर्देश दिए, कहा कि माइग्रेंट्स को किसी किस्म का बस फेयर या ट्रेन फेयर उनको नहीं चार्ज किया जाना चाहिए, उनको खाने पीने की सुविधा मिलनी चाहिए, राज्य सरकारों को उनकी देखभाल करनी चाहिए। यह अंतरिम डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। चलिए नजर डालते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और आज दिन भर की अन्य सुर्खियां क्या हैं, उन पर भी नजर डालते हैं। लॉकडाउन के बीच अपने घर लौटने को मजबूर प्रवासी मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रवासी मजदूरों से रेल या बस का किराया नहीं वसूला जाए, उनके किराए की व्यवस्था राज्य सरकारें करें। इसके अलावा अगर कोई प्रवासी मजदूर पैदल जाता पाया जाए तो उसे तुरंत आश्रय या खान पान मुहैया कराया जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों की दयनीय स्थिति के बारे में मीडिया की तमाम खबरों का स्वतः ही संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा है कि मजदूरों को ट्रेन या बसों में चढ़ने का सही समय भी बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जिस राज्य से प्रवासी मजदूर चलेंगे वहां स्टेशन पर उनके भोजन और पानी का इंतजाम किया जाएगा। अब मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर बहस के दौरान सरकार ने बताया कि 1 मई से अब तक 91 लाख लोगों को उनके घर भेजा गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत में बहस के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने बताया कि घर भेजे गए मजदूरों में से 80% मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। उन्होंने दावा किया कि यह अभूतपूर्व संकट का समय है और हमने भी अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान प्रवासी मजदूरों के मामले में रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से कोर्ट में अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए, जिसका तुषार मेहता ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस मसले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को अपने अपने यहाँ प्रवासी और पलायन कर रहे लोगों के लिए किए गए कामों पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मांग की है कि देश के हर गरीब परिवार के खाते में 6 महीने तक सरकार 7,500 रुपए डाले। राहुल ने ये मांग वीडियो संदेश जारी कर की। दरअसल गुरुवार को कांग्रेस की तरफ से देश भर में स्पीक अप इंडिया नाम से ऑनलाइन कैंपेन चलाया गया। पार्टी के तमाम दिग्गजों के साथ राहुल गांधी ने भी इस कैंपेन के तहत वीडियो संदेश जारी किया। राहुल ने कहा कि कोरोना के कारण देश में आज एक तूफान आया है, गरीब जनता को चोट लगी है, मजदूरों को भूखे प्यासे सड़कों पर चलना पड़ रहा है। ऐसे में आज देश के लोगों को कर्ज की जरूरत नहीं है बल्कि पैसे की जरूरत है। इस दौरान अपनी पार्टी की तरफ से राहुल ने सरकार के सामने 4 मांगे भी रखी। हिंदुस्तान को कर्ज की जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान को पैसे की जरूरत है, गरीब जनता को पैसे की जरूरत है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक आवाज से सरकार से 4 मांगे कर रही है। पहली मांग, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में महीने का 7,500 रुपए 6 महीने के लिए डाला जाए। मनरेगा को 100 दिन नहीं बल्कि 200 दिन के लिए चलाया जाए। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनके लिए तुरंत एक पैकेज तैयार किया जाए, और जो हमारे मजदूर आज सड़कों पे खड़े हैं, वापस घर की ओर लौट रहे हैं, उनको लौटाने के लिए एकदम सुविधा दी जाए।
राहुल के अलावा प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो संदेश डाला। उन्होंने भी कहा कि आज गरीब मजदूर मुश्किल में है और सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। कांग्रेस के ऑनलाइन कैंपेन स्पीक अप इंडिया द्वारा पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और तमाम अर्थशास्त्रियों ने सरकार को सलाह दी कि ये वक्त सबके घाव पर मरहम लगाने का है, लेकिन केंद्र सरकार किसी की नहीं सुनती। इसलिए हमारी पार्टी लोगों के लिए ये कैंपेन चला रही है। सोनिया ने मोदी सरकार से कहा कि कोरोना से पैदा हुए संकट में वो खजाने का ताला खोले और जरूरतमंदों की मदद करे। उन्होंने मांग की कि हर गरीब परिवार को 6 महीने के लिए 7500 कैश तुरंत दिए जाएं और मजदूरों के लिए मुफ्त घर पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। खजाने का ताला खोलिए और ज़रूरतमंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपये प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बिहार में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 3000 के पार हो गया है। यहाँ बुधवार को कुल 68 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3036 हो गई है। बिहार में लौटने वाले प्रवासियों में से अब तक 2072 संक्रमित पाए गए हैं। सबसे अधिक दिल्ली से आने वालों में 426 संक्रमित हैं। इसके अलावा गुजरात से आने वालों में 301, महाराष्ट्र से आने वालों में 486, हरियाणा से आने वालों में 187, यूपी से आने वालों में 108 और राजस्थान से आने वालों में 107 संक्रमित पाए गए हैं। वहीं राज्य में कोरोना महामारी से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 918 हो गई है। राज्य के सभी 38 जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। गुरुवार को 10 प्रवासी मजदूर दिल्ली से पटना अपने घर लौटे। खास बात रही कि ये सभी ट्रेन, बस या फिर पैदल नहीं बल्कि फ्लाइट से वापस लौटे। इनके लिए फ्लाइट टिकट का इंतजाम मशरूम की खेती करने वाले किसान पप्पन ने किया। दरअसल ये सभी मजदूर पप्पन के यहाँ काम करते हैं। लॉकडाउन के बीच घर लौटने की चाह रखने वाले इन प्रवासी मजदूरों ने भी नहीं सोचा था कि इनकी वापसी फ्लाइट से होगी। इनमें से ये कामगार का कहना है कि कभी सोचा नहीं था कि हवाई जहाज में बैठूंगा। वहीं पप्पन ने बताया कि हमने इन मजदूरों के लिए ट्रेन की टिकट खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन खरीद नहीं पाए। ये सभी पिछले 20 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे थे, इसलिए इनकी सुरक्षित वापसी के तहत फ्लाइट की टिकट खरीदी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सतर्कता से फिर से पुलवामा जैसे हमले की साजिश नाकाम हो गई। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के राजपुरा इलाके में स्थित आयनकुंड इलाके में एक सेंट्रो कार में ले जा रही आईडी को बरामद किया है। कार में विस्फोटक इतनी भारी मात्रा में लदा था कि सुरक्षा बलों को इसे नियंत्रित विस्फोट कर उड़ाना पड़ा। कार पर JK081426 नंबर की प्लेट लगी है, जो कि कठुआ का नंबर है। जम्मू संभाग का कठुआ इलाका सीमांत क्षेत्र है और यहाँ के हीरानगर इलाके को पाकिस्तानी घुसपैठ के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में इस कार में विस्फोटकों के मिलने के पीछे किसी पाकिस्तानी साजिश का शक भी जताया जा रहा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर बड़ा हमला हुआ था, जिसमें 40 जवानों की मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को सुरक्षा बलों की सतर्कता ने बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। इस मसले पर जानकारी देने के लिए खुद आईजी विजय कुमार मीडिया के सामने आए। उन्होंने दावा किया कि जैश ए मोहम्मद का आतंकी आदिल 40 से 45 किलो विस्फोटकों से लदी कार को लेकर जा रहा था। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने उसे सहायता पहुंचाई थी। इनकी साजिश सुरक्षा बलों पर हमला करने की थी। ऐसे नाकाम हुआ पुलवामा पार्ट 2। एक हफ्ते से खबर थी कि जैश और हिजबुल कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। बुधवार शाम को पुलिस ने आतंकी की सेंट्रो कार को ट्रैक किया। दो नाके पर रोकने की कोशिश नाकाम, आतंकी कार छोड़कर भागा। आतंकी का नाम आदिल जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता है। पुलवामा जिले में राजपुरा रोड के पास सुरक्षा बलों को मिली कार में 40-45 किलो विस्फोटक था। 2 व्हीलर की नंबर प्लेट लगी थी। सुरक्षा बलों ने कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के जरिए इस कार को उड़ा दिया। तमाम पाबंदियों के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमण का केस कम नहीं हो रहा है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,566 नए मामले सामने आए हैं और 194 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। देश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,58,333 हो गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के मुताबिक देश में कोरोना के 86,110 एक्टिव केस हैं। कोरोना से देश भर में अब तक 4,531 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 67,692 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट 42.75% पर पहुंच गया है। कोरोना से महाराष्ट्र का बुरा हाल है। यहाँ 24 घंटे में कोरोना के 2,190 केस आए और 105 लोगों की मौत हुई है। आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,044 नए केस सामने आए हैं और 32 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा गुजरात में 376, राजस्थान में 280, पश्चिम बंगाल में 183, कर्नाटक में 135 मरीज मिले हैं। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर दोबारा सील होने के कारण गुरुवार को भी गाजीपुर के पास भारी जाम लग गया। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को पुलिस अब पास देखने के बाद ही एंट्री दे रही है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ा। दरअसल कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गाजियाबाद जिला प्रशासन ने सोमवार को दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को सील करने का आदेश दिया, जिसके बाद हर दिन यहाँ घंटों तक लंबा जाम लग रहा है। जिले में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने प्रशासन से पास बनवाए हों। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को पास की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ पहचान पत्र ही पर्याप्त होगा। लेकिन दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाकों से किसी भी व्यक्ति को गाजियाबाद में एंट्री नहीं मिलेगी, फिर चाहे उसके पास कर्फ्यू पास ही क्यों ना हो। कोरोना की मार से राजधानी दिल्ली इतनी लाचार हो चुकी है कि अस्पतालों में लाश रखने तक की जगह नहीं बची। कोरोना को समर्पित दिल्ली के सबसे बड़े लोकनायक अस्पताल के शवगृह में 80 स्टोरेज रैक हैं और सभी लाशों से भरी पड़ी हैं। शवगृह के कर्मचारियों के मुताबिक अस्पताल में कुल 108 लाशें हैं। 80 को तो स्टोरेज कर दिया गया है, जबकि बाकी बचे 28 को वहीं फर्श पर एक के ऊपर एक चढ़ाकर छोड़ दिया गया है। व्यवस्था का यह आलम देश की राजधानी का है। ये उस प्रदेश की बदइंतजामी की पोल खोलती है, जिसके मुख्यमंत्री बेहतर इंतजामों का राग अलापते थकते नहीं है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में हर एक दिन एक नया उछाल भी देखने को मिल रहा है। अभी तक हम सिर्फ यही जानते थे कि सांस लेने या छींकने से ही कोरोना वायरस फैलता है, लेकिन यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ किए गए रिसर्च में बताया गया कि जोर जोर से बोलने के दौरान मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स भी कोरोना वायरस फैला सकता है। नए अध्ययन में पाया गया कि अगर कोई व्यक्ति जोर से बोलता है तो 1 मिनट में 1 लाख तक ड्रॉपलेट्स हवा में छोड़ सकता है। इनमें कोरोना वायरस भी हो सकता है। 14 मिनट तक हवा में टिके रह सकते हैं। ड्रॉपलेट्स कम से कम 8 मिनट तक हवा में रहने के बाद किसी सतह पर पहुंचते हैं। रिसर्च के मुताबिक कोरोना के बिना लक्षणों वाले मरीज से बात करना भी खतरनाक साबित हो सकता है। दुनिया भर में कोविड-19 के इलाज के लिए कई दवाइयों को तैयार करने पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक पहल जामिया मिलिया इस्लामिया के सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी इन बेसिक साइंसेज के वैज्ञानिकों ने की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि हेपेटाइटिस सी और HIV के संक्रमण को रोकने वाली दवाइयां कोरोना का संक्रमण रोकने में मददगार साबित हो सकती हैं। हेपेटाइटिस सी बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एंटीवायरल ड्रग ग्रेसिप्रवीर और HIV-1 बीमारी के बचाव में इस्तेमाल की जाने वाली दवाई माराविरोक्स-CoV-2 वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में कारगर है, लेकिन पहले उसका क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए। जामिया के इस रिसर्च और ट्रायल को प्रतिष्ठित जर्नल बायोसाइंस रिपोर्ट ने भी मान्यता दे दी है। देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 से 30 मई तक हल्की बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है, जिससे पारा गिरेगा। 28 मई से उत्तरी भारत में अधिकतम तापमान कम होने के आसार हैं। वहीं 29 मई से लू की स्थिति में भी सुधार होगा। फिलहाल अगले 24 घंटों तक लू का कहर जारी रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गुरुवार को ही धूल भरी आंधी और बारिश हो सकती है। लखनऊ और आसपास के इलाकों में भी गुरुवार को बादल छाए रहेंगे और अगले 2 दिनों तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं।